Well, hello everyone. Today we are going to discuss with energy stored in an inductor. This is basically important derivation from board point of view. और अपन देखें तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर को करने का जो तरीका होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि बेसिकली इंडक्टर करंट के इंक्रीज को अपोज करता है, लेकिन अगर हमें इंडक्टर के अगेंस्ट करंट को बढ़ाना होता है तो हमको एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो एक वर्क परफॉर्म करेगा और उस वर्क डन को ही हम अल्टीमेटली एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर दिखा देंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली सर्किट अपन ने कंसिडर किया है उसमें हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल रिप्रेजेंट किया है आपने, और उसके अक्रॉस आपने एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया है। इस एक्सटर्नल सोर्स का काम ये है कि ये इस सर्किट में करंट को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। ठीक है, नाउ अब अगर एक्सटर्नल सोर्स आपने सर्किट में लगाया है तो जैसे ही हम इस एक्सटर्नल सोर्स को ऑन करेंगे ये आपके सर्किट में करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। सपोज करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही आपने करंट फ्लो कराना शुरू किया इंडक्टर इस करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा। मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नल सोर्स करंट को 0 से लेकर आई तक पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक करंट 0 से लेकर आई तक बढ़ेगा तब तक जो करंट है वो इस इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा और इंडक्टर इस इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इंडक्टर इसे अपोज करेगा तो उसके टर्मिनल्स पर एक ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो यहाँ सबसे पहले अपन ये देखना चाहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो वो अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो भी इंडक्टर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा। यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि हमेशा ईएमएफ इंड्यूस का नेचर चेंज इन करंट को अपोज करने का होगा। नाउ इफ यू आर अज्यूमिंग कि आपके इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से सर्किट में करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो गया है और करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन ये है, ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल सोर्स से सर्किट में करंट क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने के लिए इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए जो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करे। तो इमीडिएटली हम यहाँ ये कह देंगे कि आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगा वो इस तरह का होगा कि ये प्लस और ये माइनस होगा। बिकॉज अगर ये एक्सटर्नल सोर्स है और ये प्लस और माइनस है तो ये इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है, और अगर इंडक्टर की पोलैरिटी भी इसी तरह की रहेगी कि ये प्लस और ये माइनस रहेगा तो ये करंट अगर ऐसे फ्लो कराएगा तो ये अपोज ऐसे करेगा। ठीक है, दैट इज वी कैन से कि ये दोनों ही सर्किट में लड़ रहे हैं इस चीज के लिए कि ये इंडक्टर इस करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा। समझ में आ रही बात? तो पोलैरिटी क्लियर होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब यहाँ का जो नेगेटिव साइन था वो अपन ने पोलैरिटी की हेल्प से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस एक्सप्रेशन से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो आ जाएगा हमारे पास एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर अपना एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है टू इंक्रीज द करंट इन द सर्किट फ्रॉम 0 टू आई, इसके लिए हमारे कुछ अजम्पशंस हैं। मान लेते हैं कि हम सर्किट में करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे with the help of external source and at any time t हमारे सर्किट में प्रेजेंटली जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई डैश। ठीक है, और हमें यह भी बताया गया है कि डी आई डैश बाई डी टी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। दैट इज हमारे सर्किट में करंट आई डैश फ्लो हो रहा है और ये करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज बाय द पोलैरिटी। ठीक है, नाउ अब थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी, दैट इज वी हैव टू कंसीडर कि यहाँ कोई इंडक्टर जैसी चीज़ नहीं लगी हुई है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर इंडक्टर ही लगा हुआ है, लेकिन हम जो डिस्कशन यहाँ करना चाहते हैं उसके लिए हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर इंडक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ है जो करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा मार्किंग्स कर देता हूँ। तो लेट अस कंसीडर अ बॉक्स। हम मान लेते हैं कि इस बॉक्स में बेसिकली एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट प्रेजेंट है जो बेसिकली करंट के इंक्रीज को अपोज करता है। ठीक है, अब करंट अगर इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में चार्जेस भी फ्लो कर रहे होंगे। मान लेते हैं कोई छोटा सा चार्ज फ्लो होते होते यहाँ आता है पर वो यहाँ आके रुक जाता है। ऑल्दो इसको जाना यहाँ से यहाँ तक है पर वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता है क्योंकि इंडक्टर का जो ईएमएफ है वो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने से रोकता है। और अभी जैसे अपन ने देखा कि उस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था,
ई। ठीक है, अब अगर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाना है पर वो नहीं जा सकता है, ऐसे में एक्सटर्नल सोर्स काम आएगा। हमने पहले से ही एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से इस चार्ज को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दिया है। लेट अस सपोज इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी है x1। ठीक है, अब आपका ये चार्ज इस एनर्जी x1 में से कुछ पार्ट यूटिलाइज करेगा और फाइनली यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। एंड सपोज इस पॉइंट पर जब ये चार्ज पहुँचा तो इसकी एनर्जी हो गई है x2। अब अगर अपन से कोई क्वेश्चन पूछे कि x1 और x2 में से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली x1 ही बड़ा होगा, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके पास यहाँ थी उसका कुछ पार्ट आपने अगेंस्ट द इंडक्टर यूज किया और तब जाकर आप यहाँ पहुंचे हो। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी थी, ये आपकी फाइनल एनर्जी थी। जो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में हमने जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे इंडक्टर के अक्रॉस खर्च किया है। अगर अपन से कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कितना एनर्जी स्पेंड किया है, देन वी कैन से एनर्जी spent across the inductor, it will be x1 minus x2, सिंपल। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आने में हमने एनर्जी कितना स्पेंड किया इंडक्टर के अक्रॉस, x1 माइनस x2। तो जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी खर्च हुआ है वो कितना है, x1 माइनस x2। और इंडक्टर ने इस एनर्जी का क्या किया, इंडक्टर ने इस एनर्जी को स्टोर कर लिया। इसका मतलब जब भी आपका चार्ज यहां से यहां जाएगा वो कुछ एनर्जी इंडक्टर के अक्रॉस लूज करेगा और इंडक्टर वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना है यहाँ पर, x1 माइनस x2। बट होल्ड ऑन, हमको सबसे पहले यहाँ पर ये भी चीज़ तो देखनी है कि इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो एनर्जी खर्च करने के लिए मिली है वो प्रोवाइड किसने की है। इसका आंसर सिंपल, ये है एक्सटर्नल सोर्स। इसका मतलब जब ये चार्ज एक चक्कर लगाकर वापस इस डब्बे के अंदर घुसेगा तो ये एक्सटर्नल सोर्स इस चार्ज को वापस एनर्जी देगा कि वो इस सर्किट में वापस एक चक्कर लगा के आ पाए। वापस एनर्जी खर्च करने के बाद चार्ज इस डब्बे के अंदर एंटर होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी फिर गेन करने के बाद फिर इस सर्किट में एक चक्कर लगा के आएगा। देयरफॉर वी कैन से कि जो भी एनर्जी हम इंडक्टर के अक्रॉस स्टोर करवा रहे हैं वो एक्चुअली सप्लाई कहाँ से हुई है, इस एक्सटर्नल सोर्स से हुई है। तभी जाकर कोई भी चार्ज इस सर्किट में एक चक्कर लगा पा रहे हैं आराम से। ठीक है, सो बेसिकली द एनर्जी सप्लाइड by the external source is getting stored inside the inductor। तो जो भी एनर्जी यहाँ से सप्लाई हुआ है वही एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुआ है। इन टर्म्स ऑफ पावर अगर बोले तो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम आपने यहाँ से सप्लाई करा होगा वही एनर्जी पर यूनिट टाइम जाकर यहाँ पर स्टोर हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो भी पावर आपके एक्सटर्नल सोर्स ने सप्लाई किया है सर्किट में करंट को बढ़ाने के लिए वही पावर इंडक्टर के अक्रॉस भी जनरेट हुआ होगा। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि पावर supplied by external source is basically equal to the power generated across inductor। ठीक है, नाउ मान लेते हैं पावर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स है P। ठीक है, एंड पावर जनरेटेड अक्रॉस इंडक्टर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E, एंड राइट नाउ उसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है I डैश। तो पावर जनरेटेड अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाय I डैश। लिख सकते हैं अपन ये। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से बेसिकली ये लिख पा रहे हैं कि पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स और पावर जनरेटेड अक्रॉस इंडक्टर बराबर है। दिस इज बेसिकली ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितनी एनर्जी आपको यहाँ से इस एक्सटर्नल सोर्स ने सप्लाई करके दी है वही एनर्जी आपका चार्ज इंडक्टर के अक्रॉस खर्च करेगा और वही एनर्जी बेसिकली इंडक्टर में एज अ स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, नाउ तो पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना आ गया अपने पास, E इंटू आई डैश। नाउ इस पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स को हम लिख सकते हैं dW by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू E इंटू आई डैश। ठीक है, नाउ dW by dt लिखा है अगर आपने तो dW by dt एज इट इज लिख देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है अगर उसे सब्सटीट्यूट करते हैं इट विल बी L di डैश बाई dt multiplied by I dash because we are performing this derivation at time t and at time t the current value is I dash। तो हर जगह अपन इसे I dash मार्क कर लेते हैं।
ठीक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वर्क डन कैलकुलेट हुआ है एलिमेंट्री वर्क डन, इट विल बी li डैश di डैश। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे सर्किट में करंट आई डैश फ्लो हो रहा है और अगर हम इस सर्किट में करंट को आई डैश प्लस डी आई डैश करना चाहते हैं, ऐसे में एक्सटर्नल सोर्स ने जो वर्क परफॉर्म किया होगा वो ये होगा। ठीक है, नाउ इसी तरह से छोटे छोटे वर्क परफॉर्म कर करके हम लोग अल्टीमेटली अपने सर्किट में करंट की वैल्यू को आई डैश से फाइनली आई तक पहुंचा देंगे। अब ऐसा करने में जितने भी वर्क हुआ है वो हम बेसिकली इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, विच इज बेसिकली L इंटीग्रेशन I डैश डी आई डैश। लिमिट यहाँ पर करंट की लगेगी 0 से लेकर I तक की। ठीक है, क्योंकि फाइनल करंट अपन को इस सर्किट में जो अचीव करना है दैट इज I। सो द वर्क डन विल बी, मैं इस इंटीग्रेशन को वापस यहाँ लिख देता हूँ, L इंटीग्रेशन I डैश डी आई डैश फ्रॉम 0 to I, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन वी विल गेट हाफ Li स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द वर्क डन जो अल्टीमेटली यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ने परफॉर्म किया है ताकि आपके सर्किट में करंट की वैल्यू को 0 से लेकर I तक पहुँचाया है। ठीक है, और ये जो पूरा वर्क है यही आपके इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, तो वी कैन कॉल इट एज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो हमारे डिस्कशन से हम बेसिकली ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ Li स्क्वायर। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखना है कि हमेशा इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसकी वैल्यू हाफ Li स्क्वायर होती है, और इंडक्टर के अक्रॉस जब भी आप सर्किट में करंट चेंज करोगे ईएमएफ आएगा। लेकिन अगर आपको सर्किट में करंट को बढ़ाते भी रहना है तो देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल सोर्स, तभी आपके सर्किट में करंट बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसी एनर्जी को लेकर अल्टीमेटली चार्ज इस सर्किट में चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, पर जब भी आपका चार्ज इस सर्किट में चक्कर लगाएगा कुछ एनर्जी हमेशा इंडक्टर के अक्रॉस वेस्ट करेगा। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इंडक्टर, और धीरे धीरे इसी तरह से एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और फाइनली जो टोटल एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ Li स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।